अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसके लिए गर्भधारण से पूर्व स्वस्थ आहार लेना चाहिए। स्वस्थ आहार पर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चे में कई प्रकार की बीमारियां जैसे डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, हाइपरटेंशन आदि की रूट बन जाती है। और ऐसा बच्चा जब माँ पर्याप्त पोषण आहार पूर्व से नहीं लेती है तो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कमजोर हो सकता है। बच्चे का विकास एवं माँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उच्च रक्तचाप, थायराइड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आदि अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्भधारण से पूर्व ही स्वस्थ आहार की बात कही जाती है और इसी कारण से चिकित्सक 3 माह पूर्व से ही फॉलिक एसिड और जिंक खाने की सलाह देती है। आहार संतुलित होना चाहिए। संतुलित अर्थात पोषक तत्व उसमें उचित मात्रा में हो, उचित अनुपात में और उचित परिमाण में हो। और संतुलित आहार के साथ साथ सात्विक और संस्कारित आहार भी होना चाहिए। एक संस्कारित एवं गुणवान संतान हेतु आहार के साथ साथ उसकी दिनचर्या, मानसिक एवं भावनात्मक विकास के लिए वातावरण भी ठीक होना चाहिए, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए 3 माह पूर्व से ही गर्भधारण के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। ये कुछ कारण हैं जो हमने बताया। इसी तैयारी को प्री कंसेप्शनल प्रिपरेशन और आध्यात्मिक भाषा में गर्भाधान संस्कार भी कहते हैं, जो प्राचीन काल में कराया जाता है। अब बात करते हैं क्या कि आहार क्या खाएं। जैसे हमने इसमें पूर्व में लिख रखा है 3 स, तो 3 स अर्थात आधुनिक विज्ञान जो कहता है संतुलित आहार प्लस समय से, जिसमें पूरे मूलभूत पोषक तत्व हो, उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, जिनकी मात्रा 300 से 350 कैलोरी पर डे होनी चाहिए। साथ ही साथ गुणवत्ता, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप लग्जरी कार यदि आपके पास है तो उसमें सामान्य पेट्रोल न डाल के आप प्रीमियम पेट्रोल डालते हैं। तो ये तो हुआ एक स जो आधुनिक विज्ञान कहता है कि संतुलित आहार, समय से आहार होना चाहिए। और शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है सात्विक और संस्कारित भी होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और कहते हैं कि हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। हित भुक अर्थात जो हितकारी है वही खाना चाहिए। लेकिन आज आहार कैसा खाया जाता है? जो जीव के लिए अच्छा हो वो खाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वो नहीं खाते हैं, सामान्य तौर पर अवॉइड करते हैं या जानकारी नहीं। तो शास्त्र ये कहता है कि हित भुक, जो हितकारी है वो खाएं। मित भुक यानी आवश्यकता से थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेदिक कहता है, कल आपकी आहार की जब आयुर्वेद के संदर्भ में क्लास होगी उसमें डिटेल से बताया जाएगा कि जो है हमारा जो थोड़ा सा पेट खाली रहे ताकि हवा और खाने के लिए उसमें स्थान रहे। एकदम ऊपर तक भर के खाएंगे तो तमाम तरीके की बैठने में दिक्कत, प्रेशर आदि दिक्कतें हो सकती हैं। और ऋत भुक अर्थात ऋतु के अनुसार ही आहार ग्रहण किया जाए। तो ये तो बात हुई कि 3 स की कि क्या खाएं, संतुलित आहार, सात्विक आहार और संस्कारित आहार। तो सबसे पहले आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम संतुलित आहार की बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो उचित पोषक तत्व यदि नहीं है तो कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जैसे प्रोटीन, जो संतुलित आहार है इसमें जो चीजें होनी चाहिए वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट। और कितनी मात्रा में होना चाहिए? जो हम आहार ले रहे हैं उसमें प्रोटीन का 4 भाग हो, कार्बोहाइड्रेट का 4 भाग हो, जो फैट ले रहे हैं वो 1 भाग हो, और विटामिन आदि जो है वो कंट्रोल्ड मात्रा में हो, नियंत्रित मात्रा में। इसीलिए इसका आहार का जो संतुलित आहार है उसका रेशियो है 4:4:1 और प्लस विटामिन कंट्रोल। और इसके साथ साथ पानी 10 से 12 ग्लास प्रतिदिन पानी लेना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटीन क्यों जरूरी है। प्रोटीन आवश्यक है त्वचा, जो स्किन है हमारी, रक्त, मांसपेशियां और हड्डियों की जो सेल्स हैं उनके विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और प्रोटीन किस किस में पाया जा सकता है? दूध, दही, सभी प्रकार की दालें, दालों में 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मिक्स आटा, इनमें ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। मिक्स आटे को कैसे बनाएंगे? इसमें इसका रेशियो क्या होगा? इसमें गेहूं 7 किलो और 1 किलो सोयाबीन और 1 किलो जौ, इन सबको मिला करके ये मिक्स आटा बनाया जाता है। सोयाबीन को धोकर, सुखाकर, फिर भूनकर भून ले हल्का सा, फिर पिसाएं। यदि जौ नहीं मिलता है तो उसके सोयाबीन की मात्रा जो है वो 1 किलो की जगह 2 किलो की जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है। ये जो पाया जाता है ये
बिना पॉलिश वाले आलू, मिक्स अनाज, शकरकंद आदि जो जिमीकंद है उसमें ये भी पाया जाता है। वसा यानी फैट, ये भी ऊर्जा का एक स्रोत है और दिन में लगभग 5 टीस्पून लेना चाहिए वसा, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जमने वाले जो सैचुरेटेड फैट है ये हानिकारक होते हैं। न जमने वाले अनसैचुरेटेड फैट या रिफाइंड ऑयल में भी वो जो बिना केमिकल का हो वो ठीक होता है। ट्रांस फैटी एसिड अर्थात जो उबला हुआ तेल, जैसे आप देखा होगा आपने या आमतौर पर ध्यान नहीं देते करते हैं कि तेल में कुछ तल लिया फिर दोबारा फिर उसको तल रहे हैं। जैसे बाहर जो आप चाट वगैरह खाने जाते हैं तो वो क्या बार बार तेल बदलते हैं? वो तेल नहीं बदलते बल्कि उसी में तेल और मिलाते रहते हैं, वही उबलता रहता है। ऐसा उबला हुआ तेल जो है इसको ट्रांस फैटी एसिड इसमें बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत अधिक हानिकारक होता है। देशी गाय का घी बहुत अधिक अच्छा होता है, सरसों का तेल भी अच्छा होता है। ऑलिव और कनोला का तेल, सूरजमुखी का तेल और मूंगफली का तेल फिल्टर्ड रिफाइंड नहीं, ये अच्छा होता है। इन तेल का उपयोग वसा के सोर्स के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला जो तत्व है जो उसको लेना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स है, वो है विटामिन, मिनरल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट। ये सारी चीजें एक जगह किसमें मिलती हैं? वो मिलती है अंकुरित में। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये अंकुरित बनाया कैसे जाए? मूंगफली 10 ग्राम, चना 15 ग्राम, मूंग 25 ग्राम, इन सबको भिगो लें और जब ये भीग जाए, जैसे सुबह भिगो दिया तो शाम तक भीग जाएगा और एक उसके बाद में इसको एक कपड़े में बांध दे तो इसमें 24 घंटे के अंदर इसके अंदर ये स्प्राउट हो जाता है, अंकुरण निकल आता है। और इसका एक लाभ और होता है कि जो रासायनिक खाद आजकल जो पड़ते हैं उसका दुष्प्रभाव से समाप्त हो जाता है और अंकुरित होने की वजह से इसमें सैकड़ों ग्राम विटामिन बढ़ जाते हैं। और एंजाइम्स, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो पाचन शक्ति को, जो पाचन संस्थान है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको मजबूत बनाता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, खून की कमी को दूर करते हैं, बालों का झड़ना रोकते हैं। ये अंकुरित जो है, ये विटामिन जो है, जो ये एंजाइम्स जो है, ये आंखों में और दिल के लिए भी लाभदायक होते हैं। इससे दिमाग तेज होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इस अंकुरित में एक एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो विजातीय तत्व हैं, उनको बाहर निकालते हैं। अंकुरित को हल्का सा भाप में पकाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों जैसे पाचन संबंधी यदि कुछ समस्या होती है, ठीक प्रकार से उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो हल्का सा स्टीम दे लें उसको। और अगर कच्चा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कच्चा ही खाएं उसको। और विभिन्न प्रकार के मौसमी फल और हरी सब्जियां ये विटामिन, मिनरल्स आदि के एक अच्छे स्रोत हैं। ओरिजिनल, रीजनल एंड सेंसेशनल, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो रेनबो डाइट चार्ट, मतलब हर प्रकार के रंग के फल और सब्जियां खाना चाहिए, हर प्रकार के रंग की। इसके बाद जो दूसरी बात हमने कही थी, अनुपूरक या अतिरिक्त पोषण की भी जो आवश्यकता होती है, तो उसको अलग से और लेना चाहिए। इसका कारण क्या है? एक तो कारण ये है कि गर्भवती माता की अपनी पसंद हो सकती है, उसकी अपनी जीवन शैली हो सकती है, और दूसरी चीज है इन दिनों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विशेष आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, जो कि सामान्य भोजन में नहीं प्राप्त हो सकते। दूसरी बात यह कि भोजन में आवश्यक विटामिन की कमी या पकाते समय नष्ट हो जाना, इसलिए भी अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इन कारणों के अलावा भी कुछ अन्य कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से जो हम आहार लेते हैं उसके पोषक तत्व कम या नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पोषण जैसे विटामिन, मिनरल्स एवं अन्य पदार्थ जिनकी कमी हो वो अलग से देना पड़ता है, देना ही चाहिए। अब अतिरिक्त पोषक तत्व कौन कौन से चाहिए और किस किस में मिलेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। और जैसा कि प्रथम दिन दीदी ने आपको बता दिया था कि प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही में किस प्रकार से जो विकास होता है बच्चे का, तो यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करते हैं कि प्रथम तिमाही में जो मस्तिष्क का विकास होता है उसके लिए आहार में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रथम तिमाही में DHA, कोलिन, आयोडीन, फोलिक एसिड, इसकी आवश्यकता होती है। द्वितीय तिमाही में बच्चे का शारीरिक विकास तेज गति से होता है, तो उसके लिए कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन D की आवश्यकता होती है। तृतीय तिमाही में जो है बच्चे के का सर्वांगीण विकास होता है, तो सर्वांगीण विकास के लिए
पानी, फाइबर और थायमिन यानी विटामिन B1 की अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूरे 9 महीने किन किन चीजों की और आवश्यकता होती है? प्रतिरोधक क्षमता और स्वस्थ पाचन शक्ति के लिए, प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, और स्वस्थ पाचन शक्ति के लिए फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड इनकी आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं प्रथम तिमाही की कि ये जो DHA, कोलिन, आयोडीन और फोलिक एसिड किस किस में पाया जाता है। DHA का सोर्स है बादाम, अखरोट, अलसी और टोफू। ये टोफू क्या है और कैसे बनाया जाता है, अगली स्लाइड में इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा तत्व जो है वो है कोलिन। देखिए, जैसे प्रथम तिमाही में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा इन चीजों की जरूरत होती है। आयोडीन किस किस में होता है? मिल्क में, ओट में, केला, बीन्स, नमक, पालक, दूध, दही और छिलके युक्त आलू, छिलके के साथ वाला आलू, छिलका रहित में। फॉलिक एसिड और जिंक ये हरी सब्जियां, छोले, बीन्स और दालों में पाया जाता है। B12 ये सोया दूध में और सामान्य दूध जो गाय का दूध होता है, दही, मूंगफली आदि में पाया जाता है। ओमेगा 3 और फैटी एसिड ये हरी पत्तेदार सब्जी, अखरोट, अलसी, राजमा, दालें, सरसों का तेल और राइस ब्रान इन दिनों जो सामान्यतः प्रथम तिमाही में जो जी मिस लाने की या नोजिया फीलिंग जो होती है, सुबह की जो दिक्कत होती है, वॉमिटिंग फील होता है, इसके लिए हल्का छोटा सा टुकड़ा अदरक का मुंह में रख के उसको चबाते रहने से जो इसमें लाभ मिलता है। जैसे टोफू क्या होता है? सोयाबीन के दानों से जो पनीर बनाते हैं उसको टोफू बोलते हैं। टोफू बनाने की विधि देख लेते हैं, टोफू कैसे बनाए। ऋतु, किसी का माई कौन है? 150 ग्राम पनीर को 6-7 घंटे पानी में भिगो दें। इसके बाद उसको धो करके उसको रगड़ के उसका छिलका निकाल लें। इसके बाद उसे पीस लें और 1 लीटर उबलते हुए पानी में ये सोयाबीन के पेस्ट को डाल दें और उसको चलाते रहें 5 मिनट तक, ताकि वो तले में ना लगे। और जब उबाल आ जाए उसमें, जब वो उबल जाए तो उसको उसमें जो ये दूध तैयार हो गया सोयाबीन का, इसमें नींबू या दही डालकर इसको फाड़ लें। और यदि सोयाबीन का दूध ही लेना है तो फिर उसको छान कर अलग रख लें और उसको दूध को पिया जा सकता है। तो जब उसको छान के फाड़ लेंगे हम तो पनीर अलग हो जाएगा उसमें से। जब दूध को दही डालकर या नींबू डालकर फाड़ लेते हैं तो वो फड़ करके पनीर बन जाता है। जैसे सामान्य दूध से पनीर बनाते हैं उसी ढंग से इसको भी नींबू डालकर या दही डालकर उसको फाड़ लेते हैं। उसके बाद छान कर उसमें से पनीर अलग कर लेते हैं। और जो पेस्ट छानने के बाद बच जाता है वो भी वेस्ट नहीं होता है, वो भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उसको आटे में गूंथ कर पराठे बना सकते हैं या वैसे ही उसमें मसाला आदि, नमक वगैरह डाल करके उसके भी पराठे, भर के भी पराठे बनाए जा सकते हैं। ये है टोफू बनाने की सरल सी विधि। इसके बाद द्वितीय तिमाही में शारीरिक और मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए जो पोषक आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा जो जरूरी है वो है पहली चीज कैल्शियम। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है दूध और दूध के बने उत्पाद, इसके अलावा बादाम। कैल्शियम भ्रूण की हड्डियों कैल्सिफिकेशन और दांत के लिए जरूरी होता है। और जब माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसकी आपूर्ति के लिए भी यही कारण है कि जब डिलीवरी के बाद भी जो है गर्भवती माता को कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है। कैल्शियम 1200 mg प्रतिदिन जरूरी होता है। कैल्शियम की कमी से कई प्रकार की परेशानी हो सकती है, जैसे शरीर में, हड्डियों में या मसल्स आदि में बैक एक जो शिकायत होती है वो कैल्शियम की कमी से ही होती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो गर्भवती महिला चक्कर खा के गिर जाती है या बेहोश हो जाती है, ये प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण है। इसका कारण है प्रोटीन में यूरिन का बाहर जाना। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, उसको तुरंत मेडिकल केयर की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो फिर आगे जाके जो है माँ को झटके आदि ये एक्लेम्पसिया की दिक्कत हो सकती है और फिर उसमें उसका बचना मुश्किल होता है। इसलिए ध्यान रखिए उसको पूरी तरीके से पोषक आहार, पोषक तत्व उसको मिलते रहें। कैल्शियम के बाद जो अतिरिक्त जरूरत है वो है आयरन की और फॉलिक एसिड की।
आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है गुड़, बाजरा, रागी, दालें, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां। ये आयरन जो है शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को मेंटेन रखता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है, और डिलीवरी के दौरान खून की कमी को नहीं होने देता है। यदि खून की कमी हो जाती है, प्रेगनेंसी में भी यदि खून की कमी हो जाती है तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी जरूरी होता है। सब्जियां जो हम बनाते हैं डेली रूटीन में, उसको लोहे की कढ़ाई में बनाए तो उससे भी आयरन की आपूर्ति होती है। तीसरा जो तत्व है जो वृद्धि तिमाही में जरूरी है वो है फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब के दोष को रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसका स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां। जैसा पूर्व में कहा कि हर प्रकार की सब्जियां, फल आदि खाना चाहिए। इसके अलावा चौथा जो तत्व जरूरी है सेकंड तिमाही में वो है मैग्नीशियम। इसका स्रोत है बादाम, कद्दू, सूरजमुखी, तरबूज के बीज, अलसी और भिंडी। विटामिन डी जिसका सबसे अच्छा स्रोत है धूप, तो प्रतिदिन 20 से 30 मिनट सुबह की धूप अवश्य ली जाए। मशरूम, बादाम, दूध, दही और दूध के उत्पाद ये भी विटामिन डी के स्रोत हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी का धूप है। तो सुबह जल्दी उठें और 20 से 30 मिनट की धूप अवश्य लें। प्रति तिमाही में चूंकि शिशु का सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो इस सर्वांगीण विकास के लिए जो जरूरी है वो है फाइबर और थायमिन अर्थात B1। फाइबर जो है वो कब्ज को दूर करता है, और थायमिन ये भोजन से ऊर्जा बनाने में मदद करता है, जो कि इन दिनों सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। फाइबर जो है चोकर युक्त आटा, बिना पॉलिश के चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूजी, फल, सामान्य रूप से काट करके फल खाएं, जूस नहीं खाएं, क्योंकि अगर जूस यदि पीते हैं तो उसका जो फाइबर है, जूस निकाल कर यदि फल का पिएंगे तो उसका जो फाइबर है वो तो फिक जाता है। इसलिए फल साबुत खाएं, जूस निकाल के ना पिए, ना ही बाजार का दूध जूस पिए। फ्रेंच बीन्स, लौकी, तोरई ये आदि कुछ जो सब्जियां और मटेरियल्स है जिसमें फाइबर पाया जाता है। और थायमिन जो है विटामिन B1 ये सूरजमुखी के बीज, काली उड़द की दाल, राजमा और सोयाबीन में पाया जाता है। अब बात करते हैं पूरे 9 महीने, ये तो 3 तिमाही में जो हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो किस तिमाही में कौन कौन से चाहिए, क्या क्या उसके सोर्स क्या है और किस रूप में वो ले आ सकते हैं, इसकी बात करें। दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, अब पूरे 9 महीने भी कुछ ऐसी चीजें जिसको लगातार लेना है। पहली बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए खाना है, इससे युक्त आहार लेना है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, जिससे विटामिन सी आपका उसके आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो नींबू, आंवला, संतरा, स्ट्रॉबेरी ये इसका विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन ई जो है वो बादाम, मूंगफली और पालक में पाया जाता है। विटामिन ए जो है गाजर, पपीता, कद्दू, आम, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, दूध और रंगीन फलों में विटामिन ए पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में। दूसरा जो तत्व है जो पूरे 2 महीने खाना है, जो जरूरी है स्वस्थ पाचन शक्ति के लिए, वो है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। ये पाया जाता है केला, गेहूं, जौ, दही और मट्ठे। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से तत्व और उनके स्रोत क्या है और किस लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं कि माँ की थाली में क्या क्या होना चाहिए एवं कितनी मात्रा में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो साबुत अनाज और स्टार्च युक्त सब्जी जो माँ प्रतिदिन ले, 300 से 400 ग्राम अनाज। साबुत अनाज जैसे गेहूं की रोटी जो खाती है तो चोकर के साथ में, और ब्राउन चावल यानी बिना पॉलिश वाला चावल, ओट्स या शकरकंद, ये 300 से 400 ग्राम अनाज उसका डेली उसके आहार में होना चाहिए। सफेद रोटी या सफेद चावल, जो पॉलिश वाला चावल आता है जो तला हुआ आलू है, इससे आप इसको अवॉइड करें, इससे बचें। जो बाजार में जो आटा मिलता है बिल्कुल एकदम सफेद मैदा जैसा दिखाई देता है, उसमें सारा चोकर सब कुछ निकाल दिया गया होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें, बल्कि चोकर युक्त आटा उसको खाएं। दूसरी चीज जो खानी है माँ की थाली में जो होनी चाहिए वो है सब्जी, 3-3.5 कटोरी प्रतिदिन। इसमें हरी सब्जियां, हर प्रकार की सब्जी, पत्तेदार सब्जी, ब्रोकली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, हर प्रकार की सब्जी इसमें खाना चाहिए। स्टार्च वाली, स्टार्च से रहित जो हरी सब्जियां हैं, ज्यादा ताजी फ्रेश सब्जी उनको खाना चाहिए। फल 2 कटोरी प्रतिदिन खाना चाहिए, और ये फल जो है जैसे पहले बताया कई प्रकार के
रंगीन हर प्रकार के रंग और मौसम के अनुसार फल ये नाश्ते में खाएं। सुबह का नाश्ता और शाम के नाश्ते में इसको फलों को लें। इसके अलावा दूध और दूध के बने प्रोडक्ट 3 से 3.5 प्याली यानी 300 ml प्रतिदिन आप इसको दूध को और दूध के साथ यानी कि आप दूध पीते हैं तो वसा रहित 1% जो या फिर 1% वसा वाला दूध, दही, गाय या सोयाबीन का दूध, चीज, पनीर, टोफू, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत टोफू। दूध के कभी कभी बहुत सारी बहनें शिकायत करती है कि दूध नहीं पचता है तो दही या छाछ या टोफू ये जरूर खाएं। फिर प्रोटीन 1 कटोरी, ये प्रोटीन की सबसे अच्छा स्रोत जो है टोफू के अलावा दालें हैं तो प्रतिदिन दाल अवश्य खाएं। अलग अलग आवाज नहीं आ रही। आवाज चली, आपके उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने सिस्टम में देख लीजिए। क्लियर आ रही है दीदी आवाज। प्रोटीन 1 कटोरी जैसा मैं बात कर रही थी कि तो 1 कटोरी यानी दाल, प्रतिदिन दाल, अलग अलग प्रकार की दाल माँ के आहार में थाली में जरूर होनी चाहिए। तो इसका कोई भी दाल हो या राजमा हो या बीन्स हो, है ना। और मांस आदि से बचे। लोग कहते हैं ना कि मांस का बहुत अच्छा स्रोत जो है प्रोटीन का मांस है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत दालें और टोफू में। इसके बाद देशी खाद्य चीनी, चीनी मतलब देशी खाने नहीं, गुड़ वाली चीनी, जो सफेद फैक्ट्री की बनी हुई जो सफेद चीनी होती है, इसको जो है व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है। इसको अवॉइड करें। पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिए। और अंतिम जो चीज माँ की थाली में होनी चाहिए वो है घी या तेल, 10 से 15 ग्राम यानी 5 टीस्पून जो प्रतिदिन खाया। ये पिरामिड है माँ की थाली का, क्या क्या उसकी थाली में होना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है जो पूरे 9 महीने उसे भी लेनी है। पानी सामान्य तौर पर तो लेते हैं, लेकिन गर्भावस्था में पानी की ज्यादा आवश्यक होता है। तो सामान्य रूप से जितना पानी व्यक्ति पीता है उससे कुछ अधिक दिन भर में 10 से 12 ग्लास ताजा, शुद्ध और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। सुबह में जो उषा पान करते हैं वो 3 ग्लास अलग। अब क्यों लें? क्योंकि लार में एक तो पर्याप्त मात्रा में पानी हो जिससे डाइजेशन ठीक प्रकार से हो सके। दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन अर्थात जो बचे हुए तत्व हैं, जो रस है, वो हमारे हर नस नाड़ी, हर टिश्यूज तक पहुंच सके और उनका एब्जॉर्प्शन, बचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक प्रकार से हो। और साथ ही जो विजातीय तत्व है, जो अपचा भोजन है, वो आसानी से आंतों, गुर्दे और स्किन द्वारा बाहर निकल सके। जैसा कि आप जानते हैं 70% से अधिक पानी हमारे शरीर में होता है। इसके अलावा पानी कब्ज को दूर करता है और पानी पर्याप्त होगा तो पसीने और पेशाब के द्वारा शरीर में जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और शरीर का तापमान सामान्य रहेगा और स्किन जो है हमारी नम रहेगी, वो प्रिवेंट रहेगी। पानी से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, इसलिए पानी को एनर्जाइज करके पिए। दोनों हथेलियों के मध्य में पानी के गिलास को पकड़ लें, ऊर्जावान बनाएं। कैसे बनाएंगे? प्रार्थना भाव से। ये सामान्य पानी भी अमृत तुल्य है। दूसरी बात, बैठकर घूट घूट कर पानी पिए। भोजन करते समय आवश्यक हो तो थोड़ा सा पानी पिए, नहीं तो खाने के 1-1.5 घंटे के बाद में पानी पिएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ तक तो हमने बात करी कि शारीरिक विकास के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और इन अतिरिक्त अनुपूरक आहार की जरूरत है, अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक विकास भी बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे का, माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो। क्योंकि जैसी प्रकृति है वैसे ही माँ को आहार प्रिय होगा और जैसा वो अन्न खाएगी वैसा ही उसका मन बनेगा और वैसे ही उस पर शिशु पर प्रभाव पड़ेगा। अन्न में भी गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो जिस गुण प्रधान जो भोजन होगा वो उसी प्रकार का होगा। यदि सत्वगुण प्रधान भोजन है तो सात्विक भोजन होगा, और रजोगुण प्रधान भोजन है तो रासिक भोजन होगा, और तमोगुण प्रधान है तो तामसिक भोजन होगा। तो अब बात करते हैं सात्विक भोजन की, कि सात्विक भोजन कौन सा है। गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि सात्विक भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद एवं हृदय को भाने वाला होता है। शाकाहारी भोजन शीघ्र, ताजा और जल्दी पचने वाला सादा भोजन, कम मिर्च मसाले वाला, कम तेल वाला सादा भोजन शाकाहारी भोजन की श्रेणी में
आता है। इसमें दाल, गेहूं, चावल, पूरा अनाज, दलिया, लैया, ऋतु फल, रागी, अंकुरित मेवा, दूध, दही, लस्सी, साग, सब्जियां, शहद, मक्खन, मलाई, पनीर, जो अभी तक बताया जा रहा है, ये जो है सारी चीजें शाकाहारी आहार में आती हैं, जो कि ताजा हो। मनुष्य को ये जो शाकाहारी भोजन है, ये मनुष्य को विनम्र, क्षमाशील और शांत बनाता है, स्थिर बनाता है, एकाग्रचित्त बनाता है। शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति का मन उसके अपने वश में होता है, उसका पित्त शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है, उसका जीवन शुद्ध, आयु, बुद्धि, बल संपन्न होता है, सुख, प्रसन्नता और तृप्तिदायक होता है, एवं प्रीति को बढ़ाने वाला भोजन सात्विक भोजन होता है। इसलिए माँ अपने मन, विचार, भावना और संकल्पों को शुद्ध करके पवित्र और निर्मल बनाकर तथा आहार को सात्विक रखकर ही महान संतान को जन्म दे सकती है। डॉक्टर इवा सेलहक ने इस फूड को मूड फूड कहा है। ये ऐसा आहार फील गुड हार्मोन्स को सीक्रेट करने वाला होता है। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्रमोक्षा। अर्थात शुद्ध भोजन करने से सत्व यानी अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि से बुद्धि निश्चल बन जाती है, और फिर निर्मल बुद्धि से ही मुक्ति का मार्ग सुगमता से प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं राजसिक भोजन। राजसिक भोजन जो तेज मिर्च मसालेदार भोजन, अत्यधिक कड़वा, खट्टा या खारा भोजन, जिसमें तेज गरम हो, तला हुआ अधिक चिकना युक्त सभी प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, लाल मिर्च, काली मिर्च, तेज मसालेदार, तेज मसालेदार, तेज नमक, चॉकलेट, पान आदि, ये सब चीजें जो है राजसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। मतलब जितना तला चटपटा भोजन जो है, मिठाइयाँ, मिष्ठान आदि, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, पान, ये सब जो है राजसिक भोजन की श्रेणी में। और ऐसा भोजन के संदर्भ में गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है कि ऐसा भोजन जलन, दुख, चिंता, उत्तेजना, कामुकता और आवेश, तनाव पैदा करता है। ऐसे पदार्थ को ग्रहण करते समय तकलीफ होगी, और भविष्य में भी ये भोजन रोगों को पैदा करने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्यक्ति ने आइसक्रीम खा ली या चॉकलेट खा ली, तो उस समय तो अच्छा लगा, तो टेम्पररी सेरोटोनिन हार्मोन इंक्रीज हुआ, मन को अच्छा लगा। तो भाई ये तो मन को अच्छा लगा तो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हुआ, तो अच्छा ही होगा ना? नहीं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन आगे जो है वो फिर कई सारी समस्याओं को पैदा करने वाला हो सकता है। इसलिए इन सारी चीजों को अवॉइड करें। तामसिक भोजन की श्रेणी में क्या आता है? पुराना भोजन, बासी भोजन, दुर्गंध युक्त, स्वाद रहित, अशुद्ध, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन आदि, ये सब तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। ये तामसिक भोजन उत्तेजना, तनाव और अशांति पैदा करता है, क्रोध और कामेच्छा को बढ़ाता है, शरीर और मस्तिष्क को क्षति पहुंचाता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन तामसिक भोजन की श्रेणी में आ जाता है। बासी भोजन जो है झूठा और संक्रमण और रोग पैदा करने वाला भोजन हो सकता है, इसलिए झूठा भोजन भी ना करें। जैसे कई जगह एक तो ना पति की थाली में ही भोजन करते हैं, उसी को तो झूठा भोजन है, उसको संक्रमण और रोग पैदा कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं सात्विक के बाद जो तीसरा बात जो आती है, तीसरा स की जो बात कही थी ना कि आहार कैसा लेना है, संतुलित, सात्विक और संस्कारित। तो संस्कारित आहार की बात करते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसी प्रकार से अन्न के भी, आहार के भी 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर वो है जो अपचा भोजन जो शरीर से बाहर निकल जाता है। सूक्ष्म वो है जो पच करके रस बन जाता है, जिसमें प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स आदि होते हैं, जो कि शरीर के विकास, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा मरम्मत में करते हैं। ये वो भोजन का सूक्ष्म भाग है। और भोजन का जो कारण शरीर है, उससे हमारा मन बनता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पानी वैसी ही
वाणी। इसलिए जो अधर्म की कमाई का ना हो, अन्न श्रम और ईमानदारी का हो। भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर बनाया जाए। प्रसिद्ध पवित्र भावना से भोजन बनाए, परोसे और खाएं। अगर मन में आवेश है, क्रोध है, दुख है, तनाव है, तो ऐसे समय में भोजन ना बनाए, बल्कि थोड़ी देर शांति से बैठे और फिर भोजन बनाएं। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के भोजन को ऊर्जावान बनाकर खाएं। बलि वैष्णदेव यज्ञ करके भोजन करें। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद उस अन्न को संस्कारित करके उसको ग्रहण करें, क्योंकि जो अनाज है वो कितने कितने हाथों से गुजरता हुआ आपके पास पहुंचा है, और अन्न और जल में वो क्षमता है कि वो विचारों और भावनाओं को ग्रहण करते हैं। तो उन सब के संस्कार उस अन्न के साथ आए हैं, तो उसको ईश्वर उस पवित्र भाव को लेते हुए तो 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसको संस्कारित करके खाएं। देखिए मशूरो इमोटो जो मसारू इमोटो जो जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक जल पर एक प्रयोग किया। उन्होंने 2 अलग अलग जार में रखा जल, और उन्होंने एक जल जो था उसको कहा आई हेट यू समथिंग, ऐसे मतलब अब्यूज भाषा का प्रयोग किया उस जल के साथ में। और दूसरा जो दूसरे ग्लास में जो जल था, दूसरे पात्र में जो जल था, उससे उन्होंने बड़े प्यार से आई लव यू आदि बहुत प्रेम प्यार से उससे बड़ी अच्छे से बातें की। तो 6-7 दिन बाद ये देखा गया, देखिए ये चित्र में आप देखिए, ये जो क्रिस्टल युक्त दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बने हुए हैं। ये सारे ये देखिए ये क्रिस्टल्स, ये देखिए कितने सुंदर क्रिस्टल, ये कितने सुंदर क्रिस्टल, ये कितने सुंदर क्रिस्टल, ये एक प्रॉपर ये बड़े उसमें देखिए ये कितना सुंदर क्रिस्टल है। तो जिससे प्यार से बात की उसमें बड़े सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बने, और जिससे नफरत की या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, उसके क्रिस्टल्स बिल्कुल एकदम अलग तरीके के बने। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये। तो ये क्या है कि जल को भी संस्कारित किया जा सकता है, अन्न को भी संस्कारित किया जाता है। जैसे भाव से अन्न भोजन बनाएंगे, और जैसे इसीलिए आपको दिनचर्या में बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है जो भोजन बनाते समय किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का जो है संगीत आदि पढ़ते हुए, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, शुद्ध भाव के साथ, पवित्र आचरण के साथ भोजन को जो है बनाए और खाएं। जैसे हमने कहा अन्न को संस्कारित करके बलि वैश्य यज्ञ के माध्यम से इसको संस्कारित करें। देवताओं को इसको को समर्पित करके प्राणी मात्र के कल्याण का भाव रखते अन्न को संस्कारित किया सकता है। ये बलि वैश्य यज्ञ का ये जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मंत्र दिए हुए हैं। एक पात्र, तांबे का पात्र मिलता है बाजार में, इसको ले लें, और नहीं तो कोई एक कटोरी जो है ऐसी बना लें और गैस के ऊपर रख लें, और इन गायत्री मंत्र बोलते हुए 5 आहुतियां इस प्रकार से उसमें समर्पित कर दें। जो भी आप भोजन बना रहे हैं बिना नमक वाला, उसमें घी और गुड़ मिला लें, और उसको मिला करके गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं मम। इस प्रकार से जो मंत्र दिए हुए, इन मंत्रों के माध्यम से 5 ग्रास ब्रह्म के नाम, देवों के नाम, ऋषियों के नाम, नर के नाम, प्राणी मात्र के को समर्पित करके उसको संस्कारित करके बलि वैश्य यज्ञ के माध्यम से उस आहार को संस्कारित करके ग्रहण करें। भोजन और दैनिक क्रियाशीलता में भी संतुलन बना के रखें। कम से कम 150 मिनट वॉक सक्रियता रखें। डेली 30 मिनट कम से कम टहलें, दिनचर्या में बताया जाएगा। तेल 5 टीस्पून पूर्ण बताया जा चुका है। नमक की मात्रा कम रखें, 1 छोटा चम्मच दिन में उसमें डाल सकते हैं। फैट और चीनी कम खाएं। चीनी को बोन थीव कहा जाता है ना, हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। जो व्हाइट चीनी जो मिलती है बाजार में फैक्ट्री की बनी हुई, तो प्रयास ये करें 360 कैलोरीज से अधिक ना हो। 2600 कैलोरी पर डे कुल भोजन आहार ग्रहण करना है। वजन पर निगाह रखें। पूरे 9 महीने के दौरान 10 से 12 केजी से अधिक ना बढ़े, और 8 केजी से कम ना हो। 8 केजी से कम है, इसका मतलब है कि वो महिला कुपोषण के शिकार है, और बच्चा भी वैसे ही कुपोषित होगा और माँ तनाव में है। 12 केजी से यदि अधिक वजन हो गया, इसीलिए हर महीने चेकअप की जो बात कही जाती है, तो क्योंकि डॉक्टर उस समय हीमोग्लोबिन भी ब्लड टेस्ट भी लेते हैं, तो पर्याप्त पोषक उसमें कम
उनकी कमी तो नहीं हो रही है, वजन बराबर है कि नहीं, बराबर इतना बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यदि वजन 12 केजी से अधिक बढ़ गया तो डायबिटीज हो सकती है, बच्चे के चारों ओर अधिक पानी बढ़ सकता है, उससे बच्चे का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करें, जो आपको बताया गया है। टहलना 30 मिनट कम से कम अवश्य टहलें। और योगासन प्राणायाम की जो आपकी क्लास होती है उसमें बताया गया कि गर्भावस्था में कौन कौन से आसन करने चाहिए। अगर डॉक्टर बेड रेस्ट कह रहा है तो सिर्फ सूक्ष्म आसन बैठे बैठे बिस्तर पे जो किए जा सकते हैं उन्हीं को करें, बाकी आसन ना करें, जैसा योग व्यायाम की क्लास में आपको बताया। एक ये साप्ताहिक आहार तालिका है ये जो छोटी पुस्तक है आहार संस्कारवान पीढ़ी, इसमें ये आहार तालिका दी हुई है। नियमित अंतराल पर मौसम आदि का ध्यान रखते हुए संतुलित और सात्विक आहार, संस्कारित आहार लें और अपनी जो एक साप्ताहिक आहार तालिका बना ले, इसमें बनी हुई है। जैसे प्रतिदिन नाश्ता सुबह 5 बजे, इसमें सत्तू 2 चम्मच, जैसे सुबह उषा पान किया उसके बाद जो नोजिया फीलिंग होती है तो उससे बचने के लिए सुबह ही 2 चम्मच सत्तू ले लें, या बादाम अगर भिगो के रखते हैं तो 5 पीस बादाम, अखरोट 2 पीस और छुआरा 2, इसको भिगो कर रख लें और उस समय सुबह इसको खा लें। और रात्रि का नाश्ता भी में अर्थात 8 बजे के आसपास 1 पाव दूध और उसमें 1 चुटकी हल्दी और शहद मिला करके उसको लें। ये आगे आपको दिनचर्या में बताया जाएगा। आटे की पौष्टिकता को बढ़ाएं, तो इसीलिए आपको बार बार ये वाली बात बताई जा रही है कि मिक्स आटा खाएं, सीधा गेहूं के बजाय मिक्स आटा खाएं, है ना। और सत्तू को कैसे बनाएंगे, तो जो चना और सोयाबीन इन तीनों को भूनकर पीस लें और उसके सत्तू बनाएं, जो सुबह सुबह नौजिया से बचने के लिए इसको लिया जा सकता है। अंकुरित कैसे बनाए वो आपको बताया जा चुका है पहले से। दालें हैं, साबुत या छिलकेदार अधिक फायदेमंद होती हैं। बिना छिलके की दाल की तुलना में छिलके वाली दाल अधिक प्रयोग करें। पानी खूब पिए, भोजन के साथ कम, और वैसे उसके अलावा 1 से 1.5 घंटे के बाद में पानी पिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जैसे बताया 10 से 12 ग्लास पानी पिए। उषा पान अवश्य करें। अब ये तालिकाएं जो इस बुक में दी है कि सुबह जैसे जो बात करी हमने सुबह 5 बजे, वो नोजिया फीलिंग के लिए हल्का सा कुछ ले लें ताकि एसिडिटी ना हो और वॉमिटिंग ना हो। इसके अलावा सुबह का जैसे नाश्ता है वो 8 बजे, दोपहर का भोजन 11 से 12 के बीच में, दोपहर का नाश्ता 3 बजे और रात्रि का भोजन 6 बजे, सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर ले। अपनी ये पूरी तालिका बना ले पूरे वीक की, ताकि और उसमें परिवर्तन कर ले, ताकि जैसे कहते हैं ना, चूंकि इन दिनों पाचन में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रकार से हर चीज उसमें शामिल होता है। जैसे नाश्ते में एक दिन आपने दही 1 पाव ले लिया या केला ले लिया या कोई फल ले लिए, है ना। फिर भरवा रोटी या सब्जी वाली या दलिया 1 कटोरी ले लिया। दूसरे दिन मान लीजिए इडली पोहा कुछ ले लिया, ढोकला, नारियल की चटनी, दही या केला या कोई फल, मतलब ये चेंज कर करके ले। किसी दिन पनीर की भरवा रोटी बना ले, है ना, वो उसको खाएं। दूध दही केला हर दिन का एक अलग अलग। दोपहर के भोजन में जैसे चावल 1 कटोरी, हरी सब्जी 1 कटोरी, दाल जो है। इसमें एक बात और ध्यान रखें कि हर दिन अलग अलग दाल बनाएं, मिक्स दाल ना बनाएं, क्योंकि हर दाल के पाचन के करने की उसमें अलग अलग जो है पीरियड होता है पाचन का। तो एक साथ बनाएंगे तो वो पाचन वैसे चूंकि पाचन इस समय थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए हर दिन अलग अलग दाल बनाएं, इससे वैरायटी भी रहेगी और खाने में अच्छा भी लगेगा। तो सब्जी, हरी सब्जी भी हर दिन दाल, किसी दिन राजमा, किसी दिन अरहर की दाल, किसी दिन मूंग दाल, किसी दिन उड़द दाल, किसी दिन राजमा, किसी दिन छोले। इस प्रकार से अपना एक चार्ट बना ले पूरा भोजन का। इस प्रकार से शाम के नाश्ते में फल, अंकुरित फल ले लें या अंकुरित ले लें, आधी कटोरी, या भुना हुआ चना आधी कटोरी, या सब्जी सूप 1 कटोरी, या मट्ठा ग्लास ले। इसमें भी अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट गेहूं ले सकते हैं, भुना हुआ गेहूं 1 कटोरी, या भुना हुआ सोयाबीन 1 कटोरी, मट्ठा 1 गिलास के साथ में, है ना। फल 1 गिलास, फल 1 या सलाद हरा या पॉपकॉर्न 1 गिलास कटोरी, मिठाई आदि। ये जो हर दिन का जो है एक,
रात्रि का भोजन कंपेरेटिवली थोड़ा हल्का, उसमें हरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, तो सारी सब्जियां सुबह के समय में भी और दाल भी सब हो, रात्रि के समय में भी सब्जी और दाल अधिक हो। कुछ मन कर जाता है तो रात में कुछ हल्की सी स्वीट डिश ले सकते हैं, जैसे पनीर है, पनीर ले सकते हैं ना, या कुछ और चीज जैसे दही को भी मीठा करके खा सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा चार्ट आप 7 दिन का पूरा बना लीजिए। किसी दिन ढोकला बना लिया, किसी दिन पोहा बना लिया सुबह के नाश्ते में, किसी दिन फ्रूट सलाद बना लिया, किसी दिन आपने सभी सब्जियों का सूजी या उपमा, अंकुर तने, इस प्रकार से आप जो है ना आगे कर सकते हैं नाश्ते का। हर दिन अलग अलग नाश्ता बना ले। इसी प्रकार से दोपहर के भोजन में हर दिन अलग अलग दाल, अलग अलग सब्जी, रोटी चावल आदि ये सब आप अलग अलग कर सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार से शाम के नाश्ते में भी कुछ अलग अलग कर सकते हैं, और रात के भोजन में भी अलग अलग सब्जी और अलग प्रकार की ऐसी पूरी तालिका बना लें अपनी रुचि के अनुसार। पहले से उसको जो है आप एक वीकली अपनी जो है प्लानिंग कर लें कि इस वीक में हमको इस समय क्या करना है, सुबह के नाश्ते में क्या बनाना है, दोपहर के खाने में क्या बनाना है, और शाम के नाश्ते में क्या लेना है, और रात के उसमें भोजन में क्या लेना। इस प्रकार की योजना बनाकर रख लें तो किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होगा और हमारी लिस्ट तैयार है और मन और रुचि के अनुसार भोजन बनाकर। अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ये सामान्य तौर पर भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही लें, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर बिना गुणवत्ता और पौष्टिकता को नष्ट किए उस आहार को बनाएं और खाएं। ताजा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप फ्राई कर लेते हैं तो उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तेज आंच में बनाते हैं तब भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आहार उबला हुआ, धीमी आंच और या फिर भाप में पका हुआ हो। वाङ्मय नंबर 39 निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों में गोले ने इसके बारे में काफी डिटेल से लिखा है। 30 मिनट दाल को भिगो कर रख लें और फिर कुकर में नहीं ढककर बनाएं, क्योंकि इसका प्रोटीन टूट जाता है उसमें। तो दाल को जैसे हमारे तो कुकर नहीं था, पहले खुले में ही दाल बनाते थे, तो इसको पहले भिगो ना, प्रयास करें कि कुकर से नहीं वैसे बनाए खुली, और नहीं कर सकते तो फिर कुकर में ही बनाएंगे, अल्टरनेटिव नहीं। सूरज डूबने से पहले और रात्रि में सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लें। रात्रि का भोजन हल्का हो, जैसे आपने बताया, और रात्रि का भोजन करने के बाद टहले अवश्य कम से कम 20-30 मिनट, और भोजन करते समय प्रसन्न भाव से मधुर संगीत बजाते हुए भोजन करें। प्रसन्न चित्त होकर भोजन करें, रुचि के साथ भोजन करें, धीरे धीरे खूब चबा चबाकर भोजन करें। खाने को पिए, मतलब इतना चबाएं कि वो एकदम लिक्विड जैसा हो जाए। जो हमारे दांतों का काम है वो दांतों को ही करना पड़े, हाथों को ना करें। दांत ही करें, वरना हाथों को करना पड़ेगा तो समस्या होती है। और पानी को खाएं, यानी घूट घूट करके, जैसे बंगाली में बोलते हैं ना, जल को बोलते हैं खाबो, इसीलिए घूट घूट करके धीरे धीरे करके पानी को पिए। एकदम से एक साथ जैसे होते ना प्यास, पूरा एक साथ पीते जाते हैं, घूट घूट कर आराम आराम से प्रसन्नता पूर्वक पानी को पिए। चाय कॉफी आदि न लें या कम से कम लें, क्योंकि ये एसिडिटी बनाता है, और एसिडिटी होगी तो सिर भारी होगा, नींद नहीं आएगी। पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। ज्यादा चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। और चाय कॉफी से एक बड़ी बात है, गर्भपात की आशंका हो सकती है, बच्चे का वजन कम हो सकता है, इसलिए चाय कॉफी अवॉइड करें या कम से कम लें। शाकाहारी भोजन जो कि आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी, ये शाकाहारी भोजन लें, पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त भोजन लें, उन विटामिन मिनरल्स आदि की कमी ना हो। इसके लिए अतिरिक्त जरूरी है आयरन, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की गोली दी जाती है ना। यदि इनकी कमी हो जाएगी तो पहले से ही खून की कमी रहने की संभावना होती है। अतिरिक्त सप्लीमेंट यदि नहीं लेते हैं तो और भी कमी हो जाएगी। पाचन वैसे ही इन दिनों थोड़ा वीक होता है तो और परेशानी होगी। कई बार शरीर पचा नहीं पाता है, इसलिए वो पोषक तत्व वैसे ही निकल जाते हैं बाहर से, तो अतिरिक्त पोषण देने की जरूरत है। इसलिए जो सप्लीमेंट लेने की जो बात कही जाती है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जो आहार में सप्लीमेंट लेने की हमने बात कही, उन सबको लेने की जरूरत है। यदि
कमी हो जाती है तो फिर इंजेक्शन देना पड़ता है, खून की कमी हो जाती है तो इंजेक्शन देना पड़ता है, बोतल चढ़ानी पड़ती है, कई प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। इसलिए आहार पर विशेष ध्यान दें, पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त उचित मात्रा में और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। और जो आयरन, फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स दी जाती है और अतिरिक्त विटामिन की जो गोलियां दी जाती है उनको अवश्य लें। इन दिनों गर्भावस्था में कभी कभी जब मिट्टी आदि खाने की इच्छा हो जाती है तो उसको ना करें, क्योंकि इससे खून और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। बछड़े को पिलाने के बाद भी एक भ्रांति है कि जो है दूध नहीं पीना चाहिए, तो बछड़े को पिलाने के बाद भी गाय के पास पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त दूध होता है, ऐसे दूध को पिया जा सकता है। ये कैल्शियम और विटामिन डी का पर्याप्त स्रोत होता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था में क्या न खाएं। फ्रिज में रखे पदार्थ न खाएं, कोल्ड ड्रिंक, चिकन, मटन, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, पान मसाला, चाय, कॉफी, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, मैदा से बने हुए खाद्य पदार्थ, बिस्किट आदि, पिज्जा, बन, बर्गर आदि, तेज मसाले, तेली भोजन, ब्रेड, पिज्जा, बैगन, कच्चा पपीता आदि ये नहीं खाएं। मांसाहार से आपको बार बार कहा जा रहा है कि शाकाहारी भोजन करें, मांसाहार से बचें। तो क्यों बचें? समझिए, मांस में जो एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन हार्मोन होता है, ये रक्तचाप को बढ़ाता है, हृदय गति को बढ़ाता है और ब्लड में ग्लूकोज का स्तर इससे बढ़ सकता है। डर और पीड़ा का भाव मन में भर जाता है। कारण क्या है? जब वो जीव को मारा जाता है तो उसका जो पीड़ा और उसका जो असमय जो मृत्यु के काल के गाल में जा रहा है, तो उसका जो भाव होता है वो सारा उसके मांस के साथ आता है। तो वो सारा डर और पीड़ा का भाव गर्भवती माता के मन में भर जाता है और वो उसके लिए नुकसानदायक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज और जो बात है वो ये है कि मांसाहारी जानवरों में पचाने के लिए पेट में मजबूत हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, किंतु मनुष्यों के पेट में जो एसिड होता है वो मांस खाने वाले जानवरों की तुलना में 20 गुना कमजोर होता है। तो हमारा शरीर, हमारी फिजिक जो है मांस को पचाने के अनुसार बनी ही नहीं है, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहारी प्राणियों में पचाने हेतु मुख में एंजाइम, जो मुख में जो एंजाइम होता है, हमारी लार में जो एंजाइम होता है उसमें टॉयलिन नहीं होता है और एसिडिक लार होती है, किंतु हमारे जो मुंह में जो लार होती है उसमें टाइलिन भी होता है और साथ में हमारी जो लार है वो एल्कलाइन होती है। तो ये जो है मांस को पचाने के नहीं सकती है, इसलिए मांसाहारी प्राणियों के अंदर उनकी फिजिक ऐसी होती है, उनके अंदर वो तत्व होते हैं जो मांस को पचा सकते हैं। और तीसरी बात, मांसाहारी जो प्राणी है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत छोटा होता है, जबकि हमारा पाचन तंत्र बहुत बड़ा होता है। शाकाहारी प्राणी में पाचन तंत्र बहुत बड़ा होता है। तो आप देखेंगे ना कितनी बड़ी आंत होती है, उसमें पूरा तो पच ही नहीं पाता, वो पचा सड़ा हुआ वो उसमें पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, तो वो तमाम तरीके की बीमारियों का कारण हो सकता है। सात्विक, सुपाच्य एवं पोषक तत्वों से युक्त शाकाहारी आहार शारीरिक ही नहीं मानसिक स्थिरता एवं मानसिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर वैलेंटाइन कह रहे हैं कि सात्विक, सुपाच्य और पोषक तत्वों से युक्त शाकाहारी आहार ही आवश्यक है। अब ये धूम्रपान की बात है, भ्रूण के विकास पर इसके क्या क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं, दीदी ने काफी विस्तार से आपको बताया जा चुका है कि गर्भवती माँ यदि धूम्रपान करती है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, और अगर उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति भी यदि धूम्रपान करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से भी उसको कई प्रकार की नुकसानदायक हो सकते हैं, जैसे प्लेसेंटा इरप्शन, बच्चेदानी से अलग हो जाना, प्लेसेंटा का नीचे आ जाना। दीदी ने काफी विस्तार से बताया तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। शराब के कुप्रभाव पर भी दीदी ने काफी विस्तार से आपको बताया है कि किस प्रकार के अल्कोहलिक सिंड्रोम इसमें हो सकते हैं। तो भ्रूण के विकास पर इसका दुष्प्रभाव संक्षेप में तो बच्चा कम वजन का, समय से पूर्व प्रसव, गर्भपात, मृत शिशु और कई तरह की उसमें जन्मजात विकार हो सकते हैं। अब अंत में हम ये टोटल मिलाकर हम क्या समझे कि माँ के भोजन में, जो गर्भवती माता है उसके भोजन में प्रत्येक पदार्थ के खाद्य पदार्थ होने चाहिए।
मेन फूड ग्रुप जो है, अर्थात अनाज भी हो, दालें भी हो, या दाल नहीं है तो बीन्स जैसे राजमा, अंकुरित या रोस्टेड, फल भी हो, सब्जियां भी हो, उसमें हर प्रकार के हरी पत्तेदार सब्जी, कंदमूल वाली सब्जी, सारी सब्जियां होनी चाहिए। फिर दूध और दूध के बने हुए पदार्थ ये भी उसके आहार में शामिल होने चाहिए। टोफू या सोया मिल्क भी प्रतिदिन उसके आहार में होना चाहिए। हर्ब्स यानी धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता ये भी उसकी थाली में होना चाहिए। कम मसाले युक्त आहार होना चाहिए। अजवाइन और हल्दी उसके आहार में जरूर होना चाहिए। हल्दी युक्त भोजन दूध इसीलिए बताया गया है कि हल्दी का तड़का लगा करके उसको एक थोड़ा सा घी में हल्दी को छोक लें और उसको फिर दूध में डाल लें और उस दूध को पिए तो वो ज्यादा लाभदायक होता है। बीज जो है जैसे आपको पूर्व में बताया कद्दू के और इसके, तो तरबूज के, कद्दू के आदि के बीज लाभदायक होते हैं, तो उसको लें। सूखा मेवा ले सकते हैं। घी, तेल, मक्खन और पानी ये प्रत्येक प्रकार का खाद्य पदार्थ गर्भवती माता के स्वस्थ आहार में प्रतिदिन उसकी थाली में होना चाहिए। देखना है ना, माँ की थाली में रोटी भी है, चावल भी है, दही भी है, दाल भी है, सब्जी भी है ना, फिर ये फल भी है, फिर और क्या है, ये दालें हैं हर प्रकार की, है ना। ये तो संपूर्ण थाली है, अलग अलग चीजें बताई गई। सब्जी है, फिर ये दालें हैं, है ना, बीन्स, फिर ये ऑयल, और इसके बाद ये दूध और दूध के बने प्रोडक्ट, ये संपूर्ण उसके स्वस्थ आहार की में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।